नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार एमपी कार्यक्रम में और मैं आपके साथ सुमिता सिरोठिया हाजिर हूं आज का प्रोग्राम लेके। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज की तिथि क्या कहती है। तो आज की तिथि के अनुसार अगर हम बात करें तो हिंदू वर्ष के अनुसार विक्रम संवत 2081 फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज तारीख है 18 फरवरी 2025, दिन है मंगलवार का। तो दर्शकों, ये तो थी आज की तिथि। अगर आपका आज के दिन जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, तो आप सभी को दूरदर्शन मध्य प्रदेश की परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या कहता है आज का इतिहास। तो आज का इतिहास बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज तारीख है 18 फरवरी 2025। लेकिन आज के दिन क्या क्या घटित हुआ था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आज ही के दिन 1486 में भक्ति काल के प्रमुख संतों में से एक चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। वहीं आज ही के दिन 1836 में महान संत एवं विचारक स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस उर्फ गदाधर चटर्जी का जन्म हुआ था। वहीं आज ही के दिन 1883 में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा का जन्म हुआ था। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। वहीं 1911 में विमान से पहली बार डाक पहुंचने का काम भारत में आज ही से शुरू हुआ था। 1946 में मुंबई में रॉयल इंडिया नेवी नौसेना में विद्रोह हुआ था आज ही के दिन। और आज ही के दिन की बात करें यानी 18 फरवरी की बात करें तो आज ही के दिन 1971 में भारत ने अरबी सैटेलाइट स्टेशन के जरिए ब्रिटेन के साथ पहला उपग्रह संपर्क कायम किया था। वहीं आज ही के दिन 1979 में सहारा रेगिस्तान में पहली और अब तक के रिकॉर्ड में आखिरी बार बर्फ गिरी थी। वहीं 1979 में एक और घटना हुई थी, इसमें अमेरिका ने भारत को 1664 करोड़ रुपए का चेक दिया था, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी रकम का चेक माना जाता है। वहीं 1999 में बांग्लादेश और भारत के बीच बस सेवा पर समझौता हुआ था आज ही के दिन। और 2001 में दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में भीषण बम धमाका हुआ था, जिसमें करीब 78 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2006 में महाराष्ट्र के पोल्ट्री फार्म में भारत का पहला बर्ड फ्लू केस मिला था। और वहीं 2014 की बात करें तो आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना के रूप में देश के 29वें राज्य की स्थापना कर प्रस्ताव लोकसभा में आज ही के दिन पारित किया गया था। तो ये तो था दर्शकों आज का इतिहास। और ये इतिहास जानकर हम भी बहुत स्तब्ध हैं कि आज के दिन क्या क्या घटनाएं घटी थी। और ये इतिहास जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमें कल क्या घटित हुआ था उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का सुविचार क्या कहता है। आज का सुविचार कहता है कि धैर्य रखो, निराश मत होना, क्योंकि कभी भी तुम्हें जिसने लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। ये सुंदर सुविचार है कि धैर्य रखें, जीवन में जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि जो भी लिखा गया है आपके लिए कुछ विशेष ही लिखा है और जो लेखक लिखने वाला है वो ईश्वर है। तो ईश्वर पर विश्वास बनाकर रखें और चलते रहें। अब जान लेते हैं कि आज की सुर्खियां क्या कहती हैं। आइए देखते हैं सुर्खियां। आज की जो पहली सुर्खी है वो कह रही है कि कैबिनेट में आज मध्य प्रदेश में बड़े अस्पताल खुलने वाले हैं। आज जो है कैबिनेट में आज मध्य प्रदेश के जो बड़े अस्पताल खोलने पर सरकारी मदद दी जा रही है। दफ्तर और मॉल के पार्किंग एरिया में बना सकेंगे अब ईवी चार्जिंग मशीन, स्टेशंस बन जाएंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले CEC ज्ञानेश कुमार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक और खबर है कि एक महीने बाद रात का जो पारा है वो 15 डिग्री पर पहुंच गया है और 2-3 दिन रहेगा ये उतार चढ़ाव। उसके बाद 2 मौसमी सिस्टम के उत्तर से ठंडी हवाओं का आना जो है वो थम जाएगा। तो ये तो था आज का जो हमने सुर्खियां आपको बताई।
और अब बारी आ जाती है कि हम आपको हमारे आज के कार्यक्रम का विषय बता दें और साथ ही आपको नंबर्स भी नोट करा दें, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है यूट्यूब पर भी प्रसारित हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, तो हमारे फ़ोन नंबर्स भी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप नंबर नोट कर सकते हैं 0755 2660049 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं, वो है 180023300040। तो इन टेलीफोन नंबर्स पर आप कॉल करें। और हमारा आज का विषय भी बहुत ख़ास है, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सहकार से समृद्धि, यानी कि इस पर ही हम आज चर्चा करने वाले हैं, सहकारी संस्थाओं का निर्माण क्यों हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 घोषित किया गया और उसके अंतर्गत सहकार से समृद्धि, ये विषय है आज हमारे कार्यक्रम का। और इसी विषय पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किशोर कुमार जी हैं, जो कि निदेशक हैं सहकारी प्रबंध संस्थान से भोपाल से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार जी। और दर्शकों, हमारे साथ एक और एक्सपर्ट हैं, श्री पी.के. परिहार जी हैं, जो कि संकाय सदस्य हैं सहकारी प्रबंध संस्थान भोपाल से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो दर्शकों, जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, जो अगर हम बात करें कि अमेरिका की, तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ये घोषित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 आज से ही मतलब इस साल मनाया जाएगा साल भर। और सहकार से समृद्धि, यानी समृद्धि, एक हम सहकार क्या होता है, हम कहते हैं ना जुड़ाव, एक साथ किसी कार्य को करना, सहकार मतलब सहभागिता से किसी कार्य को करना। तो सहकार से हम किस तरह से समृद्धि की तरफ जा सकते हैं, इस विषय पर मतलब अगर देखें तो संयुक्त राज्य में भी ये शुरुआत कर दी गई है और इस पर बड़ा ज़ोर शोर से काम किया जा रहा है। और इसी के लिए सहकारिता जो विभाग मंत्रालय बनाया गया है, उसकी स्थापना 6 जुलाई 2021 को की गई है। और इसके और अभी हालिया में अगर हम बात करें तो इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, इसको अपने अंडर में है उनके, और वो देख रहे हैं और काफ़ी कुछ सहकारिता के लिए कार्य कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में मैं सबसे पहला प्रश्न सर आपसे यही करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे आज के जो कार्यक्रम का विषय है सहकार से समृद्धि, क्या है ये टैगलाइन और किस तरह से कार्य करेगी, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सहकारिता से समृद्धि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्पना है जी। इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि हम सहकारी क्षेत्र के माध्यम से देश के आम नागरिक को समृद्धि ला सकते हैं। इसी के तहत भारत सरकार द्वारा 6 जुलाई 2021 को नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। सहकारिता क्योंकि राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों में तो सहकारिता मंत्रालय था, लेकिन भारत सरकार के अंतर्गत पहले कृषि मंत्रालय में एक सहकारिता विभाग होता था। तो सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। सहकार से समृद्धि की योजना के तहत नया सहकारिता मंत्रालय जब 2021 से आज तक के दौरान उनके द्वारा कुल 54 इनिशिएटिव लिए गए। इसके तहत पहला निर्णय ये लिया गया कि सभी हमारी जो ग्राम स्तर पे जो पैक्स सोसाइटीज हैं, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, इसको बहुउद्देश्य कृषि साख सहकारी समिति में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी तय किया गया कि हर ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक सहकारी साख समिति का गठन होगा, ताकि देश के जो नागरिक हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो रह रहे हैं उनको अपने घर के नज़दीक सहकारी समितियों के माध्यम से वो जो सेवाएं दे रही हैं वो प्राप्त होती रहें। इसी के तहत सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि के तहत बहुत सारे एक्टिविटीज़ नई शुरुआत की गई। विशेष तौर से भारत सरकार के जैसे पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने नियमों में संशोधन करके परिवर्तन करके सहकारी समितियों को LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अलाउ किया गया कि वो सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में गैस, घरेलू गैस की आपूर्ति, LPG गैस की आपूर्ति कर सकते हैं। इसी के तहत पेट्रोल मंत्रालय ने दूसरा निर्णय ये किया कि सहकारी समितियों के लिए पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए भी उनको एलिजिबल माना गया और उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान भी किया गया। इसी के तहत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए भी इनको परमिशन दी गई कि जन औषधि केंद्र भी ग्रामीण परिवेश में खोले जा सकें, ताकि ग्रामीण जनता को, नागरिकों को सस्ती कीमत पर
अच्छी प्रमाणिक दवाइयाँ वहीं पे मिल सके। इसी के तहत प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी इन्हीं हमारी प्राथमिक सहकारी साख समितियों के माध्यम से खोलने के निर्णय लिए गए। मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया जा रहा है। सर, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 मनाया जा रहा है, उसकी क्या रूपरेखा और वो क्यों मनाया जा रहा है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया जी। तो पूरे विश्व ने यूएनओ के माध्यम से सहकारिता की मतलब पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में उसमें सहकारिता की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व ने माना कि हम सहकारी समितियों के माध्यम से एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जी। तो इसलिए सहकारिता की एक्टिविटीज़ आम जनता को उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, आम जनता को सहकारिता से जोड़ने के लिए, ताकि वो सहकारिता का फ़ायदा उठा सके। यहाँ देखिए, हमारा जो कंसेप्ट इंडिया का था सहकार से समृद्धि, तो यूएनओ ने भी इसका जो टैगलाइन लोगो जो डिजाइन किया उसमें लिखा सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं। और ये हमारे लिए विशेष रूप से हिंदुस्तान के लिए इस वजह से भी महत्वपूर्ण है वर्ष 2025 का साल कि ये जो पूरे विश्व में जो हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहे हैं, इसकी घोषणा, औपचारिक रूप से घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने भारत को दी, भारत के प्रधानमंत्री को दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवंबर 2024 को एक विश्व सम्मेलन, सहकारिता का एक विश्व सम्मेलन हुआ था हिंदुस्तान में, भारत मंडपम में, 130 साल के इतिहास में पहली बार। वहाँ पे इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का लोगो जारी किया गया और इसकी घोषणा औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की गई। तो इससे पूरे वर्ष के दौरान हम सहकारिता के क्षेत्र में बहुत सारी एक्टिविटीज, गतिविधियां करेंगे ताकि आम जनता को सहकारिता की समितियों के लाभ से जोड़ा जा सकते और सहकार से समृद्धि की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है वो पूर्ण रूप से धरातल पे लागू हो सके। बिल्कुल। और हमारे साथ पीके परिहार जी हैं, जो कि संकाय सदस्य हैं आप, और आप सहकार प्रबंध संस्थान में ही कार्यरत हैं। तो मैं सर ये आपसे जानना चाहती हूँ कि शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अगर सहकारिता के क्षेत्र में अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य किया जा रहा है या योजना आ रही हो तो उसके बारे में कुछ बताएं हमारे। शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में सबसे पहला तो हमारा जो सहकारिता के 7 सिद्धांत हैं जी, उन सिद्धांतों में शिक्षण प्रशिक्षण और सूचना का प्रसार, ये भी हमारा एक सिद्धांत है। और उन्हीं की सिद्धांतों के परिपालन में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से संस्थान कार्यरत हैं जो सहकारी शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर हमारे 4 बड़े संस्थान कार्यरत हैं, खासतौर से जिसमें हम ICM, जिसको हम सहकारी प्रबंध संस्थान तेलंगा भोपाल में है, जिसमें हमारे डायरेक्टर सर और मैं कार्यरत हूँ। इसके साथ ही हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का ट्रेनिंग कॉलेज है जो हमारा कोटरा सुल्तानाबाद में कार्यरत है। इसके बाद NCDC करके एक संस्थान है जिनका एक रीजनल सेंटर भी यहाँ पर है, और राज्य सहकारी संघ ये भी शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य प्रदेश में कर रहे हैं। और जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर की बात करें आप, तो राष्ट्रीय स्तर में हमारा NCCT जो है, राष्ट्रीय जो हमारी परिषद है, इस परिषद के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश की राजधानियों में संस्थान कार्यरत हैं जो शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। एक हमारा बैकुंठ मेहता संस्थान है जो पूना में कार्यरत है और राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। और इसी के संदर्भ में आप बड़ा एक बदलाव देखेंगे कि आप केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सहकारी यूनिवर्सिटी का गठन किया जाए। तो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी आप लोग अब हम सबके बीच में होगी, जहां पर एक्सपर्ट्स के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा। बिल्कुल। और शिक्षण और प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है, आपको कुछ नॉलेज लोगों तक पहुंचाना है और साथ में कुछ क्रियान्वित करना, कोई नई चीज़ें अगर इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आना है, तो शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कॉलर हैं लाइन पर, अशोक जी हैं जबलपुर से। अशोक जी, सबसे पहले तो नमस्कार, MP कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैडम जी, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि जितना सर बता रहे हैं कि अगर राष्ट्र के लिए या गरीबों के लिए, सभी के लिए मतलब कुछ भी सामान है उनको अच्छे से मिल सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत में भी इसकी पहल शुरू कर दी गई है। तो क्या इसमें अनाज के लिए भी कुछ अच्छा किया जा सकता है क्या? क्योंकि अनाज जो है खराब करके फेंक दिया जाता है, इससे शासन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी मोटे अनाज वगैरह हैं
तो जिससे कोई गड़बड़ी ना हो और लोग उसको अच्छे से उपभोग कर सकें, इसके लिए बताइए जरा, अगर है तो इसके लिए हमको किससे मिलना पड़ेगा, किससे बात करना पड़ेगा, ये बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है सर। आप जी देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जो सहकार की समृद्धि की जो परिकल्पना है, उसके तहत हम लोग अनाज भंडारण पे विशेष तौर से सहकारिता मंत्रालय काम कर रहा है, और इसके तहत ये विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना जो है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की देश में, वो शुरुआत की गई है। इसके तहत हमारी जो सोसाइटी जो है उनका टाई अप हुआ है, और उन सोसाइटीज़ को गोडाउन्स बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है, और कुछ लोन वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। इसके तहत 4 संस्थाओं, नेशनल जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके साथ MOU हुआ है, NCCF, NCDC और ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भारत सरकार का है, इन सब के बीच में MOU हुआ है। और हम ग्रामीण स्तर पे प्राथमिक सहकारी समितियों में गोडाउन पूरे देश में बना के अनाज भंडारण जो पहले वेस्ट हो जाता था, काफ़ी हमारा जो स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी, तो इसलिए हम इसमें भारत सरकार बहुत इसको विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना लेके आई है, और इसके तहत गोदामों का निर्माण पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। और इसके साथ गोदामों का उपयोग के लिए NCCF है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन जो है, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो है, और साथ में भारत सरकार का जो PDS सिस्टम जो है, उसके साथ भी 3 पार्टी एग्रीमेंट करके इन गोदामों में जो अनाज का भंडारण होगा वो सुनिश्चित करने के लिए कि गोदाम खाली नहीं रहे, ये व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, ये और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से समय बदल रहा है वैसे वैसे चीज़ें भी बदल रही हैं, मतलब कार्य प्रणाली में भी बदलाव आ रहा है। अगर हम बात करें सर कि सहकारिता जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत जो गठन हुआ है, उसके पश्चात सहकारी क्षेत्र में कौन कौन सी नई पहलें की जा रही हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए, सहकारी जब से नया सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ उसके बाद सबसे बड़ी पहल ये की गई जी कि जो हमारी कोऑपरेटिव प्राइमरी सोसाइटीज़ थी वो बहुत लिमिटेड काम कर रही थी। वो किसानों को लोन दे रही थी, उसको एग्रीकल्चर इनपुट के लिए खाद बीज और दवाइयाँ उपलब्ध करा रही थी, प्लस उसका सपोर्ट प्राइस पे क्रय कर रही थी जी। लेकिन अभी सभी प्रकार की पूरे देश में विशेष तौर से स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके, पूरे देश के एक्सपर्ट्स के साथ, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ, कोऑपरेटिव लीडर्स के साथ चर्चा करके सबसे पहला काम ये किया गया है कि जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं उसको मल्टी पर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट करने का निर्णय किया गया। तो और इसके लिए एक मॉडल बायलॉज भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया। जैसा कि सहकारिता स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए भारत सरकार कोई उस पर कानून नहीं बना सकती, तो परामर्श के तहत वो उनको सलाह दे सकती है। तो इस हिसाब से मॉडल बायलॉज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि हर ग्राम पंचायत में एक बहुउद्देशीय सहकारी समितियां खोली जाएंगी। तीसरा निर्णय लिया गया जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सभी सहकारी समितियां जो प्राथमिक स्तर पे है, जिला स्तर पे जो समितियां हैं, उनका कंप्यूटराइजेशन का काम किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि भारत सरकार ने निर्णय लिया कि सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत होगा। उसके तहत एक सॉफ्टवेयर, एक तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जो पूरे देश में लागू होगा। हार्डवेयर सहकारी समितियों को दिए गए। इससे क्या होगा, एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी सहकारी समितियों में, और इससे एक रिकॉर्ड कीपिंग इजीली हो जाएगी। इससे पहले ये होता था कि रिकॉर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम्स हमारी सहकारी समितियों में आती थी। तो अभी 31 मार्च को ये सभी प्रकार की सहकारी समितियां गो लाइव हो जाएंगी। गो लाइव का मतलब है कि जितने भी प्रकार के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करेंगी, जो भी एक्टिविटी समिति में होगी, उसको जिला स्तर पे जिला सहकारी बैंक द्वारा अपने सिस्टम में देखा जा सकता है। नाबार्ड के ऑफिस से इसको लिंक किया गया है। तो ये पूरा जो कंप्यूटराइजेशन का जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। ये सुंदर बात आपने बताई और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अब सहकारी जो संस्थाएं हैं उन्हें कंप्यूटर से मतलब लेस किया जा रहा है। हर चीज़ अब डिजिटल ही ट्रांजैक्शंस होंगे और पूरी नज़र होगी। और एक हमारे कॉलर हैं सर फोन लाइन पर, नंद स्वरूप जी मिश्रा हैं बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम।
मैं जानना ये चाहता हूँ कि सहकारिता विभाग में जो किसानों की कौन सी भूमिका होनी चाहिए, और दूसरी चीज किसानों के लिए कौन कौन सी योजना है, क्योंकि किसान जो है पूरे देश के लिए अनाज पैदा करता है, दूध पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, जो फैक्ट्री में नहीं पैदा हो सकता वो किसान पैदा करता है। जी जी, प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। जी सर, जी, थोड़ा आपका अच्छा प्रश्न है कि सहकारी समितियों से किसान किस हिसाब से जुड़ सकते हैं। जी देखिए, पहला तो किसानों के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण की सुविधा कृषि कार्य के लिए प्रदान की जाती है, जो ज़्यादातर स्टेट में मतलब 0% ब्याज पे देते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सब्सिडियाँ दे के और किसान को खेती के कार्य करने के लिए ये सुविधा दी गई। तो पहला तो किसान इसका ये फ़ायदा उठा सकता है। दूसरा फ़ायदा, जैसा कि आप जानते हैं कि सहकारी समितियों के माध्यम से एक नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बहुत पहले गठन किया गया था, जिसका इफ़को का नाम है। इफ़को की जो फर्टिलाइज़र जो हैं वो सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जा रही है। दूसरा काम ये है। तीसरा काम ये है कि किसान उसका फ़ायदा उठा सकता है कि किसान के पास जो अपने यूज के अलावा जो उसके पास जो एग्रीकल्चर से उत्पादित जो होता है, जो वो मार्केट में बेचना होता है, वो सहकारी समितियों के माध्यम से बेच सकता है। सपोर्ट प्राइस पे हमारी सहकारी समितियां उस एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोड्यूस को परचेज करते हैं। इसी हिसाब से किसानों के लिए अभी नई सुविधा हमारी सहकारी समितियों में डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के तहत भारत सरकार का और सहकारिता मंत्रालय का एक MOU हुआ है, जिसके तहत CSC की सर्विसेज जो है, CSC की सर्विसेज हमारी प्राथमिक शाख सहकारी समितियों में उपलब्ध हो जाएगी, जिसके माध्यम से बहुत सारी जो डिजिटल इंडिया का जो मिशन है भारत सरकार को, तो डिजिटल की जितने भी सुविधाएं भारत सरकार की है, विशेष तौर से जैसे किसान का अभी किसान सम्मान मान निधि का जो पैसा मिलता है वो किसान पहचान पत्र के माध्यम से दिया जाएगा। ये जरूरी है, उसमें कर दिया गया है कि उसका पहचान पत्र। तो ये पहचान पत्र का किसान कहाँ बनवाए, तो इसके लिए CSC पोर्टल पे हमारा जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जो अभी भारत सरकार द्वारा सभी सहकारी समितियों को निःशुल्क यूजर ID और पासवर्ड दिया गया है। इस पे हम लोग ने सहकारी समितियों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। तो वो किसान पहचान पत्र भी हमारी समिति में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बनाया जा सकता है। किसान अपना बिजली का बिल है वो सहकारी समिति के माध्यम से जमा करा सकता है, वो अपने मोबाइल का बिल सहकारी समिति के माध्यम से जमा करा सकता है। सहकारी समिति के माध्यम से वो अपनी इंश्योरेंस की प्रीमियम भर सकता है। सहकारी समिति के माध्यम से वो रेलवे का टिकट परचेज कर सकता है। सहकारी समिति के माध्यम से वो बस का टिकट परचेज कर सकता है। तो सभी प्रकार की जो सहकारी समिति जो देश में डिजिटल सर्विसेज जो भारत सरकार की हैं और राज्य सरकारों की हैं, वो सहकारी समितियों की CSC पोर्टल के माध्यम से किसान तक उसके घर के दरवाजे तक पहुँच गई है। बिल्कुल। बस इसी संदर्भ में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जी, जो CSC सेंटर्स हैं वो हमारी BPEX में अभी संचालित हो रहे हैं जी। और पूरे प्रदेश में 4541 हमारी BPEX हैं, जहां पर सभी सेंटर्स इस समय लाइव हो चुके हैं जी। और इसमें करीब 300 सेवाएं हैं जो हमारे किसान भाइयों को लगभग निःशुल्क मिल रही हैं जी। और उसमें 3 बड़ी सेवाओं के बारे में मैं हमारे लोगों का ध्यान आकृष्ट करूँगा। पहला तो हमारा जो है मेडिकल सर्विसेज में आप देखेंगे कि जो टेली मेडिकल सर्विसेज हैं उसमें डॉक्टर्स से कंसल्टेंसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही दवाइयाँ हमारे किसान भाई या हमारे जो मेंबर्स हैं वो लेना चाहते हैं तो वो टेली मेडिसिन के माध्यम से दवाइयाँ अपने घर तक पहुँचा सकते हैं जी। जिनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। टाटा 1mg करके एक आपने सुना होगा उपक्रम टाटा का है जो इसकी सप्लाई करता है। इसके साथ ही आप टेली एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छी सेवा है जो टेली एग्रीकल्चर में हमारे किसान भाइयों को कृषि से संबंधित कोई भी सलाह लेना है जी। तो कृषि वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा एक बैकएंड पे टीम काम कर रही है जो कृषि वैज्ञानिकों की जो सलाह है हमारे किसान भाइयों को लगभग 5 रुपए में उपलब्ध है। बहुत बड़ी बात है। तीसरा आप ये देखेंगे कि टेली लॉ करके एक हमारी सर्विस है जिसमें कानून के बारे में कोई भी सलाह है। बड़े बड़े जो एडवोकेट्स हैं वो टीम बैठी हुई है और कानून के बारे में हमारे किसान भाई वो सलाह ले सकते हैं और 1 रुपए भी उसमें किसान भाइयों को या हमारे जो मेंबर्स हैं या फिर हमारी ग्रामीण आबादी है उनको 1 रुपए का भी खर्च नहीं करना है। और हमारा जो CSC सेंटर है वो स्लॉट रहता है इसमें
जैसे कि आपको 12 बजे बात करना है तो 12 बजे से 12:20 का एक स्लॉट आएगा। उस स्लॉट में उस विशेषज्ञ एडवोकेट का फ़ोन आएगा, वो किसान भाई उसको या हमारे जो मेंबर हैं या हमारे जो ग्रामीण आबादी है वो उसको अटेंड करें और जो भी प्रश्न है वो पूछें और वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपसे बात करते हैं। और उनकी जो विशेषज्ञता है उसका लाभ मुझे लगता है कि कानून के बारे में एक बहुत बड़ा गैप है ग्रामीण स्तर पर, तो उसकी पूर्ति CSC सेंटर्स के माध्यम से संभव हो पा रही है। बिल्कुल। एक प्रश्न और उठ रहा है मेरा कि CSC सेंटर्स जो बनाए गए हैं उसमें आपने बताया कि 300 से अधिक सेवाएं दी जा रही हैं, वो सेवाओं के बारे में कैसे, कहाँ कोई एक वेबसाइट है या कोई पोर्टल है जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? देखिए, इसके लिए हमारी जितने भी सहकारी समितियाँ हैं जी, वहाँ पर सभी का एक एक बोर्ड लगा हुआ है जी, और बोर्ड लगने से वहाँ पर ये पता चल रहा है हमारे मेंबर्स को और हमारी ग्रामीण आबादी को कि यहाँ पर कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जीवन के प्रारंभ से लेके और जीवन के समापन तक की वहाँ सेवाएं हैं। आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहें, आप स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाना चाहें, आप आय प्रमाण पत्र बनाना चाहें, आप चाहें तो किसी सरकारी परीक्षा में आपको अप्लाई करना है, SSC में जाना है, UPSC में जाना है, आप इस पोर्टल के माध्यम से जाएं। सरकारी जो हमारी सेवाएं हैं उनकी तैयारी के लिए नौकरी करके एक पोर्टल है जिसके माध्यम से आप मॉक टेस्ट के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा सकते हैं। इसके साथ ही एक बात और भी आपको देखना पड़ेगा कि फास्टैग जैसी छोटी चीज़ आप वहाँ से रिचार्ज कराएंगे जिसके प्राइसेस बहुत कम हैं। कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर स्टोर्स के लिए सुविधाएं हैं और ई स्टोर्स के माध्यम से हमारे जो भी आपके अप्लाइंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, वो बहुत ही कम दरों पर बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के हमारे जितनी भी ग्रामीण आबादी है उसके लिए CSC के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं जी। आप ये कह सकते हो इसमें कि भारत सरकार के वो विभाग, वो सेवाएं जो आम नागरिक के लिए है डिजिटल रूप में, या राज्य सरकारों की जो सेवाएं जो आम नागरिक के लिए है, वो हमारी समिति के माध्यम से मिल जाएगी। यानी कि समिति का जो गेट है उसके माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकारों के कार्यालयों की जितने भी सर्विसेज हैं वो डिजिटल रूप में वहाँ पे प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025, सहकार से समृद्धि, और सहकार से हम किस तरह से समृद्ध हो सकते हैं, हमारा देश कैसे समृद्ध हो सकता है, इस पर बहुत गहन अध्ययन की ज़रूरत है और गहन मंथन की ज़रूरत है। हम चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पब्लिक डिमांड पर सरदार द गेम चेंजर इज बैक। हुआ मिलना आसान नहीं। हैदराबाद हमारा घरेलू मामला है, हमें हिंदुस्तान के साथ समझौता करना पड़ेगा। कोई समझौता नहीं होगा। वादी खानदान का है, हमारे पुरखों का। सावधान रहने को डर नहीं कहते जवाहर। सरदार द गेम चेंजर सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे, DD नेशनल पर। ये गाड़ी मैं खरीदना चाहता हूँ मम्मी। अरे ये तो वही गाड़ी है ना जो तुम वो पार्टी वाले दिन लेकर आया था। किसकी है? सुरेखा दीवान की कार थी। लेकिन सुरेखा का तो आपको कैसे पता? अरे मैं सुरेखा को जान। पार्टी की रात में सुरेखा दीवान की आत्मा से मिला था। वो कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है मुझे। आपको बताना होगा क्या रिश्ता है आपका सुरेखा दीवान से। माँ बताओ। दीदी देखिए भेद भरम, रहस्यों का माया जाल, सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, DD नेशनल पर। कमल की भांति खिले हुए नयनों वाला ये बालक स्वभाव से उदार तथा आचरण में आदर्शवादी होगा। ये सदैव मर्यादा का पालन करेगा। सबके मन में रमने वाले इस बालक का नाम होगा राम। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे, DD नेशनल पर। भींगे बालों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखिए खुद को आईने में, आप हमारे पति बनने लायक नहीं हैं। तुम्हें चाहने की मंजूर है हमें हर
सजा, तू माने न माने खातिर तुम्हारे मर के जिएंगे हजारों दफा। देखिए ससुराल झुनकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। फौजी की एक ही सोच, एक ही धर्म, एक ही कर्म। आपका देश, हमारा देश, अपना देश, ये भारत देश। फौजी है, फौजी है। फौजी 2 सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। मैं राम को जब भी देखती हूँ महारानी कैकेयी के पास ही देखती हूँ। कैकेयी राम से इतना अधिक प्रेम जो करती है, ये भी सत्य है। और साथ ही साथ ये भी तो है महारानी कि रानी कैकेयी उन्हें रण कौशल सिखा रही है। काकभूषुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है नमस्कार एमपी में, और मैं हूं आपके साथ सुमिता। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं सहकार से समृद्धि की ओर, अब हमारा देश जो है वो समृद्ध हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये बनना बहुत ज़रूरी है। और सहकारी जो संस्थाएं हैं वो अक्सर यही काम करती हैं, सबके साथ मिलकर एक जो विकास का कार्य है वो कैसे किया जा सकता है उस पर फोकस किया जाता है। अब चर्चा हो रही तो मैं यही एक प्रश्न उठा लेती हूँ सर कि जो इसका इतिहास है, सहकारी संस्थाओं का इतिहास है, वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। कब से इसकी शुरुआत हुई है और किस तरह से संचालित किया जा रहा है? देखिए, सहकारिता का अगर विकास की और उसकी बात करें तो जब से मानव सभ्यता ने विकास किया, मानव सभ्यता के साथ साथ ही सहकारिता का विकास हुआ है कि कोई भी कार्य हम साथ मिलके ही कर सकते हैं। हम घर में रहते हैं तो भी एक सहकारिता की भावना से रहती है। लेकिन आधुनिक सहकारिता की बात करें तो सबसे पहले ये जो सहकारी समितियाँ वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वो रोकलेन शहर इंग्लैंड में है, वहाँ पे स्थापित हुई थी, मिल मजदूरों के द्वारा स्थापित की गई। तो मिल मजदूर की उस समय की स्थिति ऐसी थी जब यूरोप में औद्योगिकरण हो रहा था तो उनको उचित वेतन नहीं मिलता था। तो जो मनुष्य की 2 बेसिक नीड्स होती हैं, 3 की, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन उन मजदूरों की ऐसी स्थिति थी कि वो अपने लिए रोटी और कपड़ा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने रोटी और कपड़े की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने तय किया कि हम सभी जितने मजदूर इसके सदस्य बनेंगे वो उनकी अलग अलग मांग, डिमांड के हिसाब से हम इतने का अनाज और इतना कपड़ा एक साथ खरीद के हमारे मजदूर भाइयों में बांट देंगे। तो रोकलेन पायनियर सोसाइटी विश्व में पहली सोसाइटी है जो सहकारिता के रूप में स्थापित हुई। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, 1904 में ब्रिटिश काल के दौरान पहला एक्ट जो है वो हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ। वो हुआ सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, कि लोन देने वाली समितियों के बारे में। 1912 में फिर दूसरा एक लेके आया जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कहलाता है, जिसके तहत अलग अलग सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना हुई। तो हमारे यहाँ 1904 और 1912 है। उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए, फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट आया, स्टेट को ये विषय दिया गया, तो सहकारिता का वहाँ से हुआ। सहकारिता के क्षेत्र में हमने बहुत सारी सफलताएं भी मिली है, प्राप्त की है। विशेष तौर से हम जैसे इफ़को एक सहकारिता की बहुत सफलता की कहानी है, इसी हिसाब से अमूल एक सफलता की कहानी है। डेयरी सेक्टर में हमारा सहकारिता क्षेत्र ने बहुत शानदार काम किया है। शुगर उत्पादन में हमारा 30% पूरे देश का जो शुगर प्रोडक्शन होता है उसका 30% जो प्रोडक्शन है वो सहकारिता के माध्यम से होता है। उर्वरक उत्पादन हमारा 28% के लगभग जो है वो सहकारी समितियों के माध्यम से होता है। इसी हिसाब से जो किसानों के लिए जो कृषि ऋण दिया जाता है वो 13% हमारी सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जा रहा है। तो ये सहकारिता की हमारी शुरुआत हुई। इसमें सबसे अच्छा जो सफलता का उदाहरण है वो अमूल का है। अमूल की जब स्थापना हुई
तो ये बॉम्बे में जो दूध की सप्लाई होती थी वो एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से गुजरात से होती थी। लेकिन बॉम्बे मिल्क स्कीम एक ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई जिसमें दूध के खरीदने और बेचने का लाइसेंस ठेकेदारों को दिया गया है। उनके द्वारा शोषण किया जा रहा था किसानों का। तो उसके तहत ये पहली बार हिंदुस्तान में ये सरदार पटेल जी, उस हमारे सरदार पटेल साहब जो है उस समय वकालत कर रहे थे, तो उनके पास ये किसान वहाँ के गए और उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में अवगत कराया जी। तो वहाँ पे उस स्कीम के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया और 15 दिन तक किसानों ने दूध की सप्लाई बंद कर दी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार झुकी और सहकारी समितियां गठन करने की स्वीकृति प्रदान की। बिल्कुल। तो अमूल जिस दिन उसके बाद देश आज़ाद हो गया था, आज़ाद होने इसमें प्रोसेस चला रजिस्ट्रेशन और वो का फिर इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज वो हुई। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद अमूल का कलेक्शन हुआ तो पहले दिन 250 लीटर दूध कलेक्ट हुआ था अमूल। आज के दिन वो 300 लाख लीटर पर डे का कलेक्शन अमूल का है पूरे हिंदुस्तान में। बड़ी बात है। और 70 के लगभग उसके प्लांट है प्रोसेस के। उसका 65,000 करोड़ का टर्नओवर है। विश्व के ज़्यादातर बड़े देशों में अमूल का कोई न कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ये अमूल की सफलता की एक कहानी है जो 250 लीटर से 300 लाख लीटर, और इसी के तहत इसी अमूल पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस अमूल पैटर्न को पूरे देश में लागू किया। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हमारा जो सांची जो ब्रांड है कोऑपरेटिव सेक्टर में, ये इसी के तहत उसी पैटर्न पे डेवलप हुआ। राजस्थान में इसको सरस कहते हैं, उत्तर प्रदेश में ये पराग के नाम से। तो पूरे देश में जो सहकारिता आंदोलन के मामले में डेयरी सेक्टर ने जो काम किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर की बात को ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जी सर। कि इफ़को के द्वारा, इफ़को जो हमारा फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारे देश में जी, इफ़को के द्वारा जो भी हमारे फर्टिलाइज़र्स हमारे किसान भाइयों को दिए जाते हैं, तो आप इफ़को के माध्यम से एक संकट हरण बीमा योजना यहाँ प्रारंभ है। और संकट हरण बीमा योजना इतनी बढ़िया योजना है कि किसान को किसी तरह का कोई बीमा प्रीमियम नहीं देना है। और जिस क्षण भी वो एक बोरी को चाहे वो क्रेडिट पे ले या कैश पे ले, उसको तत्काल 8,000 रुपये का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। और यदि 25 बोरी तक वो लेता है, 25 बोरी तक वो 2 लाख रुपए का उसका बीमा धन का लाभ उसको मिल सकता है। और इसमें सारी दुर्घटनाएं कवर हैं, सिर्फ युद्ध और अशांति और रेडियो धर्मिता, ये 3 तरह की दुर्घटनाएं छोड़कर सारी जितनी दुर्घटनाएं हमारे जेहन में आती हैं, वो सारी दुर्घटनाओं से किसान भाइयों को या हमारे जो मेंबर्स हैं या हमारी जो ग्रामीण आबादी है जो इफ़को का फर्टिलाइजर यूज़ करती है, उसको ये दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। और इसका जो क्लेम सेटलमेंट का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है कंपनी का। और इफ़को के द्वारा क्लेम सेटलमेंट बहुत जल्दी, लगभग 30 दिवस में हमारे जो मेंबर्स हैं, किसान भाई हैं जिनने इस उत्पाद को लिया है, उनको उसका बीमा का लाभ मिल जाता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने हमारे दर्शकों को बताई। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं सर की सहकार से समृद्धि, इसमें एक पैक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्या है ये पैक्स और किस तरह से कार्य करता है, और इसको सशक्तिकरण के लिए किस तरह से प्रोसेस की जा रही है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमारे यहाँ पर पैक्स जो है अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की ग्रामीण स्तर की एक इकाई है जिसका निर्माण हमारे किसान भाइयों ने मिलकर किया हुआ है। तो हमारी जो कोऑपरेटिव्स है उसमें सबका प्रयास एक बहुत बड़ा है, उस प्रयास के माध्यम से न्यूनतम 20 किसान मिलकर एक पैक्स का निर्माण कर सकते हैं जी। और इन पैक्स को, जैसा हमारे डायरेक्टर सर ने बताया कि अभी बहुउद्देशीय बना दिया गया है। हमारे प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर 4,541 पैक्स कार्यरत हैं, और उन्हीं का एक फेडरेशन जो है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के रूप में जिलों में कार्यरत है, जो 38 हैं। और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का एक जो फेडरेशन है जिसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, न्यू मार्केट भोपाल में अपेक्स बैंक के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो कार्यरत है। ये तीनों जो हमारे संरचनाएं हैं, ये ग्रामीण भाइयों को कृषि साख को उपलब्ध कराने का नाबार्ड इसका कृषि साख उपलब्ध कराता है, जिसको चैनलाइज करते हैं और वो किसान तक पहुंचता है। हमारे मध्य प्रदेश में एक बड़ी यूनिक बात है कि जो भी एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 0 है। तो किसान भाइयों को जो भी एग्रीकल्चर क्रेडिट अभी 3 लाख रुपए तक का ज़्यादातर हमारी बी पैक्स दे रही हैं, लेकिन आने वाले कल में इसको 5 लाख भी किया गया है। और 5 लाख तक किसान को 0% पर बिना किसी ब्याज के लोन मिलेगा, खरीफ, रबी,
या हमारी जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है उनके लिए। जी, तो ये लोन की जो प्रोसेस, आगे जोड़ना चाहूँगा एक चीज़ कि जो 3 लाख की लिमिट है वो इस बजट में 5 लाख बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो 5 लाख तक किसानों को अब ये 0% पे उपलब्ध हो जाएगी, ये इस बजट में प्रोविजन रखा गया। जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अब जो किसानों को जो भी लोन मिलेगा उसको 0% पर मिलेगा, और जो 3 लाख की लिमिट थी अब उसे 5 लाख कर दिया गया है। बजट में प्रस्तावित है ये वाला पक्ष। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, किशोर सर से, कि ग्रामीण स्तर पर जो जलापूर्ति के लिए कोई योजना बनाई गई है क्या? इसके लिए कुछ किया जा रहा है, बताएं हमारे। जलापूर्ति के लिए जो योजना है, हमारी पैक्स सोसाइटीज़ को एक पानी समिति के रूप में पहचान दिलाने के प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, और राज्य सरकारों को इस संबंध में निवेदन किया गया है, उनको पत्र भी प्रेषित किया गया है। देखिए, भारत सरकार की एक योजना है हर घर नल से जल की, और इसके तहत पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल देश के नागरिकों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में पाइपलाइन बिछेगी, तो इस पाइपलाइन को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए आवश्यकता होगी। तो अभी तक क्या होता था कि बड़े ठेकेदार इसके लिए अपॉइंट होते थे, जिसमें वो ग्रामीण स्तर पर सेवाएं देने में थोड़ी दिक्कतें उसमें आती थी। तो हमारी पानी से ये जो प्राइमरी सोसाइटी को ही जल शक्ति मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उसने इनको अधिकृत कर दिया है कि वो ग्रामीण क्षेत्र की जितने भी पाइपलाइन हैं उसको मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन करने का काम वो करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पे आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे स्थिति ये होगी कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई पाइपलाइन टूटती है, उसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, तो ग्रामीण आबादी को पता है कि हमारी पैक्स सोसाइटी इसको मेंटेन कर रही है, तो वो आसानी से मेंटेनेंस हो जाएगी, ऑपरेशन हो जाएगी। इससे हमारी सहकारी समितियों को भी इसकी मेंटेनेंस के संबंध में जो पैसा प्राप्त होगा उससे वो समृद्ध होंगी, और वो किसान भाइयों की अच्छी तरह से सेवा कर सकेगी, और इससे एक रोजगार सृजन का भी एक नए तरीके से रोजगार सृजन भी ग्रामीण क्षेत्र में होगा। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि सहकारी संस्थाएं सिर्फ काम ही नहीं कर रही हैं, रोजगार भी मुहैया करा रही हैं, जो कि भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है कि अब हर क्षेत्र में, अभी तक कृषि और अगर हम बात करें तो 2 या 3 सेक्टर ऐसे थे जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा था सहकारी संस्थाओं को लेकर। और बात करें कि ये जो शुरुआत है इसके मतलब कौन से राज्यों से इनकी सबसे बड़ी शुरुआत हुई है, तो अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और यहाँ हम बात कर रहे थे कि केरल, इन 3 स्टेट्स में बहुत ही एक प्रभावी तरीके से सहकारी संस्थाओं की स्थापना की, और वे आज तक कार्यरत हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो हम सभी भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें ये जो सहकारी संस्थाओं का जो योगदान है उनका बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में बात जैसे हम कर ही रहे हैं कि वो सहयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब सहकारी प्रबंधन संस्थान जो है इसके बारे में भी मैं जान लेती हूँ, क्योंकि भोपाल में एक सहकारी प्रबंध संस्थान है और उसमें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जो नए विषयों को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो मैं सर आपसे, परिहार सर से जानना चाहूँगी कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कौन कौन से प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं? हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए खासतौर से 3 नए विषय हमने चिन्हित किए हैं, जो पूरे देश में पहली बार सहकारी प्रबंध संस्थान भोपाल के द्वारा संचालित हैं। जी। पहला तो हम वैज्ञानिक भंडारण के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं, जी, ताकि अनाज का जो सुरक्षा का एक और दूसरा जो स्टोरेज है जिससे लॉसेस हो रहे हैं उनको हम कहीं ना कहीं कम कर सकें। और दूसरा हमारा एक और बहुत अच्छा है, CSC का भी हम वनडे का एक वर्कशॉप करते हैं, और CSC में जो सेवाएं हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में हम उसको हाउ टू ऑपरेट और उनका जो लाभ हमारे सदस्यों को मिलना है उसके लिए एक हमारा कैप्सूल है वनडे का, जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। तीसरा, अभी हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ भी जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी बहुत लोगों को, आप देखें कि जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है तो उस योजना में हमारा जो किसान है जो बीमित होता है उसको ये पता नहीं है कि एक खेत में भी कोई प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो उसका भी बीमा धन प्राप्त किया जा सकता है। उस बीमा क्लेम को कैसे करें, कब करें, उसका चार्टर क्या है, ये सब जानकारी देने के लिए हमारा ये पहली बार पूरे देश में हम इसकी कार्यशालाएं मध्य प्रदेश में आयोजित कर रहे हैं। बाकी हमारे कुछ और भी कार्यक्रम हैं। हम डिफेंस के लोगों के लिए भी DGR एक हमारा कार्यक्रम है कि जो हमारे सैनिक हैं,
खासतौर से आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स के, इन लोगों का DGR के अंतर्गत हमारा कार्यक्रम होता है। 3 से 4 महीने के कोर्सेज हैं जो संचालित होते हैं। एक हमारा HDCM है, हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये भी हम संचालित करते हैं, जो करीब करीब अभी हमारे एक नया बैच शुरू हो रहा है 3 तारीख से। जी, तो इसमें युवाओं को किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे, जो युवा देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से जोड़ सकते हैं? क्योंकि अगर हम देखें कि मतलब लोकल स्तर पर लोगों का जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है, तो कैसे युवा जुड़ सकते हैं इससे और उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? युवाओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले तो आप जहाँ पर अच्छी हमारी संस्थाएं कार्यरत हैं सहकारी क्षेत्र की, उनके सदस्य बने। उनके सदस्य बनकर पहले तो उनकी सारी सेवाओं का आप लाभ लें। वो सारी सेवाएं बड़ी प्रभावी हैं और सबके लिए लाभदायक हैं। दूसरे नंबर पे आपको लगता है कि नहीं, इस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ के काम करना है, तो आप सहकारी संस्थाओं का गठन करें। उस गठन में बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, न्यूनतम 20 लोगों की आवश्यकता होती है। और आप फिर ऐसे लोगों का संगठन बनाएं कि एक उत्पाद विशेष को आप प्रमोट करना चाहें तो उसका पूरा एक लोगों को बुलाएं और उनके उत्पादकों का एक संगठन बना के सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन पंजीयन कराकर उसको संचालित करें। आप देखें कि एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, मेडिकल कॉलेजेस जैसे बड़े बड़े महाराष्ट्र में संचालित हो रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत से संस्थान हैं जो सहकारी क्षेत्र में संचालित हैं। तो युवाओं के लिए सहकारिता के माध्यम से रोजगार सृजन और खासतौर से उनको खुद को भी एक बड़ी एक्टिविटी के रूप में वो समितियों का गठन करके और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। और उन युवाओं के लिए जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, और एक सहभागिता दर्ज करना चाहते हैं देश के विकास में, उनके लिए ये बहुत अच्छी, जिस तरह से PK परिहार सर जो कि संकाय सदस्य हैं, आपने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी सर। और सर एक चीज़ और निर्यात के बारे में पूछना चाहूँगी कि राष्ट्रीय स्तर पर नई कुछ जो बहुराज्यीय सहकारी समिति बनाई जा रही है, उसकी स्थापना से क्या लाभ होगा लोगों को? देखिए, अभी जो बहुत मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुउद्देश्य सहकारी समितियां बनाई जा रही हैं, वो 3 सेक्टर में ज़्यादा बनाई जा रही हैं। एक तो कृषि के क्षेत्र में, दूसरी डेयरी के सेक्टर में, और तीसरी मत्स्य पालन में। अभी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती, सिर्फ दूध का काम करती थी। अभी ये इनको मल्टीपर्पज़ बनाए तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो ये समितियां वाइबल होंगी। अभी तक एक काम करें कि दूध का सदस्यों से दूध का संग्रहण कर रही है और उसको संग्रहण करके आगे जिला लेवल की जो दुग्ध सहकारी संघ हैं उनमें ये भिजवा देती हैं और उसका किसान का 7 दिन में पेमेंट करवा देती हैं। लेकिन अब इनको मल्टीपर्पज़ करा दी, ये दूसरे तो ये किसानों को लोन भी दे सकेंगी, ये भी पेट्रोल पंप और डीजल की डिस्ट्रीब्यूशन से ले सकेंगी। तो एक तो इनकी एक्टिविटीज़ बहुत सारी हो गई। अभी तक इनके जो है आप कह सकते हैं कि पंख, इनको पूरा आसमान मिल गया उड़ने के लिए। अभी तक इनके पास लिमिटेशंस थी कि ये काम नहीं कर सकते, ये डेयरी सोसाइटी है, डेयरी में सेक्टर में काम करेगी, ये फार्म फिशरी सोसाइटी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इस प्रकार की सोसाइटी ग्राम स्तर पे खुलेगी जहाँ जिस प्रकार की सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तीसरा, इनके ट्रेनिंग के लिए भी हम उस प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि जितने भी नई बहुराज्यीय सहकारी समितियां जो गठित हुई हैं, जो कृषि क्षेत्र में हुई है, मत्स्य के क्षेत्र में हुई है या डेयरी के सेक्टर में है, उनके अध्यक्षों को, उनके बोर्ड मेंबर्स को और उनके जो मुख्य कार्यकारी जिसको प्रबंधक कहते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग का एक अभियान इस साल से हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये मल्टीपर्पज़ बन जाएंगी, तो इनको काम करने के एरिया खुल जाएंगे और ये वाइबल सोसाइटी हो जाएंगी, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस अच्छी हो जाएगी। ये सब चीज़ें इसमें है जी। और इन सहकारी क्षेत्र में जो नीतियां बनाई गई हैं, स्थापित की गई हैं, तो किस तरह से की गई हैं और ये नीतियां क्या हैं सर? मैं परिहार सर से जानना चाहूँगी। नीतियों में सबसे पहला तो ये देखा गया है कि सेक्टर वाइज नीतियां बनाई गई हैं। हमारा जो मार्केटिंग सेक्टर है, हमारे अल्पकालीन सहकारी साख संरचना है, हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट है, इन सब के लिए जो आवश्यक नीतियां हैं उनका निर्माण किया गया है और उनकी जो मॉनिटरिंग है पूरे के पूरे केंद्रीय स्तर पर हो रही है। उन नीतियों में आप देखेंगे कि बहुउद्देशीय जो हमारी बीपेक्स बनी हुई हैं, उनको 30 ऐसी नई गतिविधियां चिन्हित करके दी गई हैं ताकि हमारी ग्रामीण आबादी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति बीपेक्स के माध्यम से संभव हो सके। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि हमारी कोई भी सहकारी संस्था पेट्रोल पंप का संचालन करेगी या डीजल पंप का संचालन करेगी या LPG का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी या जनौषधि केंद्र जैसी मेडिकल सुविधाएं देगी। तो आप देखें कि जो नीतियां बन रही हैं बिल्कुल यथार्थपरक हैं और हमारी जो आबादी है, जो वंचित वर्ग है,
उसको केंद्रित करके नीतियाँ बनाई गई हैं। जी। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा जी कि कोऑपरेटिव पे एक नीति बनाने के लिए, पूरे राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाने के लिए जब से नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, उसके बाद एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश प्रभु जी हैं, उनकी अध्यक्षता में 50 के लगभग एक्सपर्ट्स को इस कमेटी में शामिल किया गया है, जो पूरे देश के लिए कोऑपरेटिव पे एक पॉलिसी का निर्माण करेंगे। इसकी अभी काफ़ी बैठकें हो गई हैं, अगले 5 या 6 महीने में ये अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो पूरे देश में एक सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए, सहकारिता को फोकस करने के लिए उस नीति के हिसाब से काम होगा। तो पूरे देश में हर सेक्टर में सहकारिता समितियों के विकास करने के लिए ये जो कमेटी बनाई गई है सहकारी राष्ट्रीय सहकारी नीति के बारे में, इसकी रिपोर्ट का अभी इंतजार हो रहा है। बिल्कुल। इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात यह है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसकी सहकारिता नीति प्रकाशित हो चुकी है, अधिसूचित हो चुकी है, और उस नीति पे क्रियान्वयन का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। जी। अभी अगर हम बात करें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, तो सहकारी समितियों की जो हिस्सेदारी है वो क्या है, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो? देखिए, इस संबंध में पहले भी अपन थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे जो सहकारी समितियों की देश की इकोनॉमी में योगदान की बात है, तो 4-5 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सहकारिता क्षेत्र ने बहुत आगे काम किया, विशेष तौर से उर्वरक उत्पादन। उर्वरक उत्पादन में जो हमारा इफ्को, जो किसानों का ही एक संस्था है, ये जो हमारी प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्राम स्तर पर बनी हुई है, उन्हीं सब पूरे देश की सोसाइटी ने मिलके इफ्को का निर्माण किया। तो इफ्को ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो एक रासायनिक खाद का जो उत्पादन किया गया, और जो विश्वसनीयता आज किसान भाइयों के बीच में है कि जब तक उसको इफ्को की खाद मिलती है तब तक वो दूसरी खाद को परचेज नहीं करता, और कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितनी भी डिमांड हो, इफ्को की प्राइस फिक्स रहती है। इफ्को ने ही क्रफको जैसी एक सहकारी उर्वरक उत्पादक सहकारी समिति का भी गठन किया गया। तो इफ्को क्रफको ये है। तो टोटल हमारा करीबन 30% के लगभग पूरे देश में जो उर्वरक उत्पादन होता है वो सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से होता है। तो कह दीजिए कि हर तीसरा जो वो खाद्य उत्पादक जो कट्टा है वो सहकारी समिति के माध्यम से। इसी हिसाब से दूसरा बड़ा रोल हमारा जो है वो है डेयरी सेक्टर में। तो डेयरी के सेक्टर में जो अर्थव्यवस्था में जो योगदान सहकारी समिति का है वो 28% के लगभग है। 28% पूरा जो दूध मार्केटेबल सरप्लस जो दूध बाजार में आता है उसका 28% डेयरी सेक्टर के माध्यम से देश में हैंडल होता है। इसमें बहुत सारे उत्पाद, जैसे आप एक तो अमूल का अपन ने पहले भी बात की थी, सांची मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में सरस है, उत्तर प्रदेश में उसका पराग नाम है, हरियाणा में आप जाएंगे तो वीटा हो जाता है, पंजाब में वो जाते हैं तो विरका हो जाता है। इसी हिसाब से गुजरात में सोसाइटीज़ के अपने अपने ब्रांड हैं, मध्य महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव। तो पूरे देश में कोऑपरेटिव का बड़ा नेटवर्क दूध के क्षेत्र में है। तीसरा बड़ा योगदान मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत सारी तकरीबन 30% जो मछली उत्पादन में जो लोग जुड़े हुए हैं, मछुआरे जो जुड़े हुए हैं, वो सहकारी समिति के सदस्य हैं। टोटल जो देश में एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में जो लोन दिया जाता है उसका 13% हमारे सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। तो ये जो 4 सेक्टर है इसमें हमने बहुत अच्छी 5वां अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज भी होती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। एक सोसाइटी और होती है बचत एवं साख सहकारी समिति। तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, केरल, गुजरात में ये बचत एवं साख सहकारी समिति बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बल्कि दूसरे सेक्टर में दूसरे भी प्रदेशों में भी कर रही हैं। तो ये सब हमारा पूरा अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र का योगदान है। एक छोटा सा इसमें चीनी उत्पादन में भी सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। और चीनी उत्पादन में आप देखेंगे कि पूरी के पूरी महाराष्ट्र में जो उत्पादन है उसमें लगभग 42% का उत्पादन सिर्फ सहकारी क्षेत्र की हमारी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा आप देखेंगे कि राजनीति का बहुत बड़ा जो एक वर्ग है, हमारे जो खासतौर से शरद पवार साहब हैं या अजीत पवार साहब हैं, इन सब लोगों का जो है कुल मिलाकर आप देखेंगे कि सहकारिता के माध्यम से कोऑपरेटिव लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल, लीडरशिप डेवलप। वही कहते हैं ना, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेंगे। बहुत अच्छी एक बात कही गई है कि अगर विकास करना है तो सबको मिलकर विकास करना होगा, और जो कड़ी है वो आगे बढ़ती जाएगी, और हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो और मजबूत होती जाएगी भारत की, जैसे कि हो रही है। और चलते चलते मैं एक संदेश जो लोग आपको देख रहे हैं
परिहार जी, आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी, फिर सर से लूँगी। जी जी, अपने दर्शकों के लिए तो सिर्फ ये कहूँगा, हमारे दूरदर्शन के सभी दर्शकों के लिए खुशी से बीते हर दिन, खुशी से बीते हर दिन, हर रात एक सौगात हो। जहाँ दूरदर्शन के दर्शकों के कदम पड़ें वहाँ फूलों की बरसात हो, ये मेरा संदेश है। और सहकारिता से जुड़ें, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास सहकारिता के माध्यम से ही संभव है जी। और मैं चाहूँगा कि आप इस आंदोलन को सक्रिय भागीदार बनकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें। जी सर, चलते चलते आपका भी एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए। हमारे दर्शकों के लिए संदेश देना चाहूँगा कि वो सहकारी समितियों से जुड़ें, सहकारिता को समझें, सहकारिता के मूल्य, सिद्धांत और उसकी वैल्यूज़ को समझते हुए, और सहकारी समितियां किस हिसाब से एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, विशेष तौर से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में उसके साथ जुड़ें और प्रधानमंत्री की जो सहकार से समृद्धि की जो परिकल्पना है उसमें अपना सहयोग प्रदान कर इसको सफल बनाने में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की थी कि समृद्ध कैसे बने, सहकार से समृद्ध कैसे हों। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 इस बार घोषित किया गया है और उसमें सहकार से समृद्धि किस तरह से हो, इस पर बहुत विशेष चर्चा की। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास, ये जो परिकल्पना लेकर वो चल रहे हैं, इसे सार्थक करने के लिए आप सभी का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। और एक जिस तरह से सहकार से ये समृद्ध होगा, एक बहुत अच्छा नया देश हमारा बनेगा, जो नया लगातार प्रयासरत हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और इसी संदर्भ में आप हमारे विषय से संबंधित आपने अपनी विशेषज्ञता के आधार पर जो भी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार। और दर्शकों, यहाँ आज हमने बातचीत की सहकार से समृद्ध किस तरह से बना जा सकता है। तो आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। लगातार सहभागिता मंत्रालय को आप सहयोग कीजिए और समितियों में सहयोग कीजिए, सहकारिता में सहयोग कीजिए। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।